अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मियां अब्दुल रहीम अल रहीम पोल्ट्री सर्विस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुश आमदीद। मैं सबसे पहले तो आपको कल मैंने एक वीडियो में गाइड किया था कि गोल्डन मिस्री किस किस वेज में होता है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को गोल्डन मिस्री 45 डेज की फार्मिंग के बारे में थोड़ा गाइड किया जा सके। तो वो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गोल्डन मिस्री 45 डेज, सबसे पहला इनिशियली हम स्टेप क्या अडॉप्ट करेंगे। जो इनिशियली हमारा स्टेप है वो हम सबसे पहले चिक का ऑर्डर करेंगे, हैचरी में चूजे का ऑर्डर देंगे। जब हम चूजे का ऑर्डर देंगे हम कुछ जो है ना बातें फॉलो करेंगे। उस बातों में हम क्या देखेंगे, उन बातों में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जो हैचरी में चूजा ऑर्डर कर रहे हैं वो चूजा जो है ना ए ग्रेड का हो, और दूसरे नंबर पर हम हैचरी से जो चूजा ऑर्डर कर रहे हैं वो भरोसेमंद हैचरी से ऑर्डर करें। तीसरे नंबर पर हम जो चूजा ऑर्डर करें उसका वेट 30 ग्राम से प्लस हो, और चौथे नंबर पर जो चिक है वो यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म चिक कैसे पता चलेगा ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। प्री अराइवल मैनेजमेंट, जाहिर सी बात जब चूजे का हमने ऑर्डर दे दिया, चूजा आने वाला है, हम शेड पे तैयारी करेंगे। शेड पे तैयारी करेंगे, हम शेड पे तैयारी करने के लिए कुछ हम बातें फॉलो करेंगे। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो हमारी तैयारी चूजा आने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। चूजा आने से पहले हमारी तैयारी बिलफर्ज, अगर सर्दियों के दिन है, सर्दियां हैं, तो आप लोगों ने तैयारी जो है ना वो 12 से 24 जो तैयारी है वो 48 से 72 घंटे पहले कंप्लीट कर लेनी है। और अगर गर्मियां हैं तो आप लोगों ने तैयारी 12 से 24 घंटे पहले कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद 12 से 24 घंटे, 48 से 72 घंटे, क्यों मैंने ये कहा है इसकी मैं आपको रीजन समझा दूं कि इस दौरान आपने हीट मेंटेन रखनी है, आपने फार्म की कैलिब्रेशन करनी है, टेम्परेचर सोर्सेज की कैलिब्रेशन करनी है, क्या वो सही काम कर रहा है, क्या हमारे फार्म पे जो हीट है, जो टेम्परेचर है वो सही मेंटेन हो रहा है। उसके बाद जो है प्लेसमेंट प्लान ड्रॉ करें सबसे पहले प्री अराइवल मैनेजमेंट में, कि आप प्लान बनाएं कि कैसे चूजे को प्लेस करना है। ये सारे प्लान जो है ना, ये प्लेसमेंट प्लान ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो फार्म की सारी जगह है वो ड्राई होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, कोई जगह गीली ना हो। अगर कोई जगह गीली हुई तो नमी ज्यादा होगी, नमी ज्यादा हुई तो आपके जो है ना फ्लॉक में कॉक्सीडायोसिस आने का खतरा होगा। उसके बाद फार्म का टेम्परेचर जो है ना वो 34.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है। फार्म में जो ह्यूमिडिटी है वो 35 से 40 डिग्री 40% होनी चाहिए। क्यों इतनी कम ह्यूमिडिटी मैं बता रहा हूँ? जो इनिशियली हमें ब्रूडिंग के दौरान ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 60% प्लस होती है। अब मैंने क्यों ये ह्यूमिडिटी कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात जब चूजे की प्लेसमेंट होगी, चूजे की कुछ अपनी हीट होगी, चूजा ड्रॉपिंग्स करेगा तो शेड की ह्यूमिडिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है ना मैंने प्री अराइवल मैनेजमेंट में ह्यूमिडिटी कम रखी है। सॉरी। इसके बाद जो फीड जो है ना वो आपके शेड पर ऑलरेडी जो है ना आ गई हो, ठीक है, ये सारी होगी प्री अराइवल मैनेजमेंट। अब आफ्टर जो है ना अराइवल मैनेजमेंट, पोस्ट अराइवल मैनेजमेंट, चूजा आने के बाद जो मैनेजमेंट होगी वो क्या होगी, उसमें सबसे पहले तो हम चूजे की ग्रेडिंग करेंगे। कोई चूजा देखेंगे हम के लंगड़ा तो नहीं है, कोई चूजा जिसका पेट फूला हुआ तो नहीं है, कोई चूजा जिसकी वेंट या नेवल वो ड्राई है या नहीं है। अगर ड्राई नहीं है तो वो बी ग्रेड का चूजा है, वो ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद ये ग्रेडिंग ऑफ चिक्स करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्मिटी चेक करेंगे कि हमारे फ्लॉक में यकसानियत कितने परसेंट है। हमेशा बात याद रखें, फ्लॉक को यकसा लेकर चलेंगे तो आप आखिर में आपको टिल एंड जो है ना आपको यकसा रिजल्ट मिलेंगे। यूनिफॉर्मिटी चेक करने की भी वीडियो मैं इंशाल्लाह जो है ना इन फ्यूचर आपके साथ शेयर करूंगा। मे भी हो सकता है कल की वीडियो में यूनिफॉर्मिटी पे बना दूं। इसके बाद जो है ना स्टार्टिंग में हम न्यूज़पेपर या ब्रूडिंग पेपर यूज करेंगे। बहुत से फार्मर जो है न्यूज़पेपर यूज करते हैं क्योंकि ब्रूडिंग पेपर का जो है ना एक्सपेंस ज्यादा होता है। वैक्सीन का शेड्यूल फॉलो करेंगे, फीड का शेड्यूल, मेडिकेशन शेड्यूल फॉलो करेंगे। लाइट जो है ना वो इक्वली होनी चाहिए, सारे जो है ना हाउस में लाइट होनी चाहिए, और लाइट 30 से 50 लक्स की लाइट होनी चाहिए। जो है ना पहले 24 से 32 घंटे जो है ना कंटिन्यू मुसलसल लाइट प्रोवाइड करेंगे हम। उसके बाद आप देखेंगे जब चूजा आने के बाद अगर कोई चूजा जो है ना
लंगड़ा है, कोई चूजा एक्स्ट्रा है, मतलब लंगड़ा है, कोई चूजा आपको लेजी नजर आ रहा है, उसको आप सेपरेट करें। सेपरेट करने के बाद उसको हीट ज्यादा देर प्रोवाइड करें और लाइट ज्यादा प्रोवाइड करें। उसको सेपरेट करके हीट भी प्रोवाइड करें, लाइट भी प्रोवाइड करें, ताकि जो है ना वो चूजा जो है ना उसको फीड और जो है ना पानी अलग ऑफर करें, ताकि जो है ना उसकी जो है ना वो नशो नमा में इजाफा हो सके। उसके बाद टेम्परेचर जो फर्स्ट डे है वो 34 से 34.5 या 35.5 तक रखना है, और डे बाय डे टेम्परेचर आप 0.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे, 5 डिक्रीज करेंगे तब तक जब तक 27 या 27.5 टेम्परेचर मेंटेन ना हो जाए। और वो कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन 12 दिन, जितने दिनों में भी हो जाएगा तब तक आपने रखना है। 27 टेम्परेचर रखने का मतलब ये है कि वो जो है ना हमारा फ्लॉक जो है ना वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बाहर का या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके। इस सारे सफर के दौरान जो ह्यूमिडिटी है वो 65 से 75% होनी चाहिए। जो बरादा है वो हमारा जो सर्दियों में 2.5 इंच का होना चाहिए बरादा, उसकी जो है ना डेप्थ, उसकी जो है ना गहराई, और जो गर्मियों में उसकी जो है ना गहराई जो है ना वो तकरीबन 1.5 इंच की होनी चाहिए। इसके बाद डेली बेसिस पे चूजे की मूवमेंट देखेंगे, चूजे की एक्सरसाइज करवाएंगे, ताकि जो है ना उसके अंदर जर्दी की जो है ना हल हो सके, जर्दी उसकी आवाजें निकाल के उसकी मूवमेंट चेक करेंगे। लाइक दिस साउंड जो है ना आप देके जो है ना चूजे की जो है ना मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आफ्टर अराइवल मैनेजमेंट आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस जो है ना ऑन स्टार्टिंग इस पूरे सफर के दौरान 45 दिन के दौरान जो आपको स्पेस जो फार्म की रिक्वायर्ड होगी वो 0.4 से लेकर 0.5 स्क्वायर फीट तक जगह रिक्वायर्ड होगी, आधा स्क्वायर फुट जगह आपको रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए आप स्टार्टिंग डे में आपको जो है ना चूजा जो है ना 0.25 स्क्वायर फीट जो है ना आपको जगह चाहिए। इसके बाद ये जो है ना फर्स्ट डे है 0 से 4 वीक तक आस्ता आस्ता अपनी जगह खोलनी है, 0.4 तक लेकर आना है, और 5 से 6 वीक जो 2 वीक है उसमें 0.5 स्क्वायर फीट आप जगह दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना ड्रिंकर कितने होने चाहिए, आपके जो पानी वाले बर्तन है वो कितने होने चाहिए। 100 बर्ड्स के लिए जो है ना 100 बर्ड्स के लिए 100 चूजों के लिए जो है ना एक बर्तन काफी है ड्रिंकर। और फीडर की बात करते हैं 50 बर्ड के लिए जो है ना वो एक फीडर भी काफी है। ये जो है ना फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चूजा जैसी खुराक खा रहा है, कैसा पानी पी रहा है, चूजे की नशोनुमा कैसी हो रही है, इसके मुताबिक कम ज्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद फीड शेड्यूल। फीड शेड्यूल में एक दो चीजें आपने याद रखनी है। पहले 4 हफ्ते जो आपने खुराक देनी है वो प्री स्टार्टर होनी चाहिए, स्टार्टर फीड होनी चाहिए। उसके बाद 5 से 6 हफ्ते जो आप 5वें और 6ठे हफ्ते जो आपने खुराक देनी है वो ग्रोअर फीड होनी चाहिए। ये जो है ना मैंने आपको एक जो है ना शेड्यूल बता दिया है। ये फीड शेड्यूल आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि आपको नजर आ रहा होगा कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6। अब ये जो है ना सॉरी डे नहीं वीक्स, ये हफ्ते लिखी हुई है 6 हफ्ता 46 दिन बनते हैं और ये 45 दिन ही हम कंसीडर करेंगे। अब ये डेली फीड जो है ना आपने देना है, इसका मतलब पहले हफ्ते में फीड कितनी होगी? 70 ग्राम फीड हो गई। इसी तरह आप जो है ना पूरे हफ्ते की फीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वजन जो है ना हफ्ते के एंड पे वजन जो है ना आप चेक करेंगे। अगर ये फीड खाने के बाद आपके चूजे ने हफ्ते के बाद 65 ग्राम वजन कर लिया है, इसका मतलब आप जो फार्मिंग कर रहे हो बेहतरीन किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं। ये वजन आपने किसी सूरत में भी अचीव करना है कि एट टिल 45-46 डे आपका जो वजन है 400 ग्राम हो, क्योंकि आपका माल सेल होना है वजन के हिसाब से। जितना जो है ना वजन ज्यादा होगा उतना आपका माल अच्छा सेल होगा। तो ये सारी चीजें आपने जो है ना फॉलो करनी है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर 45 डेज की फार्मिंग। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन में सबसे पहले डे 1 जब चूजा आ जाएगा एनडीआईवी का स्प्रे करेंगे आप, या एनडीआईवी आंख में डाल दें या नाक में डाल दें, ठीक है। उसके बाद एक कतरा उसका। उसके बाद डे 8वें पर या 9वें पर गंबोरों का एक शॉट लगाएं आप। और अगर आपने दूसरे तीसरे दिन पर गंबोरों की लाइव वैक्सीन किया तो गंबोरों का शॉट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये लाइव वैक्सीन होगी गंबोरों की, आईबीडी की, और जो पानी के अंदर आप हल करके पिला सकते हैं। डे 14 से डे 15 ये आप जो है ना एंटीलिसोटा करेंगे, जो कि पानी में जो है ना आप मिला के देंगे। उसके बाद 18वें से 20वें दिन पर आप गंबोरों का फ्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप गंबोरों की लाइव वैक्सीन जो गंबोरो बी या गंबोरों का दूसरा शॉट है वो लगा सकते हैं, अगर आपने दूसरे तीसरे या पहले दिन पर लाइव वैक्सीन नहीं की तो।
उसके बाद आप डे 28 से 30 पर अगर आपको जरूरत पेश आए तो आप एंटी लेसोटा दोबारा कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकेशन की बात करते हैं हम। मेडिकेशन में सबसे पहले तो हम फर्स्ट डे पर पैरासीटामोल, ORS, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट, इसका पानी देंगे 12 घंटे के लिए। उसके बाद अगले 12 घंटे के लिए आप एंड्रोफ्लोक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट का पानी देंगे। ये कोर्स 3 दिन के लिए चलेगा। उसके बाद अगर आपको फ्लशिंग या आपने वैक्सीन करनी है, आप वो उन दिनों में वो भी कर सकते हैं जो अगले 3 दिन होंगे। लेकिन आपने डे 4 पे उनको लिवर टॉनिक, इम्यून बूस्टर्स और जो है ना आपने इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन स्टार्ट ही रखने हैं। ये सपोर्टिव थेरापीज होती हैं जो चूजे की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो ये आपने स्टार्ट रखने हैं। इसके साथ अगर आपको जरूरत पेश आए तो आप ब्रोमोहेक्सिन चला सकते हैं रात के टाइम। रात के टाइम तो नहीं, ये तीसरे दिन पे जो है ना हम लाइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो है ना हम 8-8 घंटे का पानी या हस्बे जरूरत 5-5, 6-6 घंटे का पानी भी दे सकते हैं। इसके बाद जब 1 हफ्ता गुजर जाएगा तो आपने हफ्ते के बाद जो कोर्स करना है नियोमाइसिन का, फ्लोरफेनिकॉल का, कोलिस्टिन सल्फेट का। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हम मेडिकेशन क्यों चला रहे हैं। मेडिकेशन चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले स्टार्टिंग डे में चूजे के अंदर यॉक होती है, यॉक डिसॉल्व ना हो तो यॉक सैक इन्फेक्शन, जिसको ओम्फेलिटिस कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नियोमाइसिन, फ्लोरफेनिकॉल, कोलिस्टिन सल्फेट दूसरे हफ्ते में जो है ना हम स्टार्ट करेंगे 1 हफ्ता गुजरने के बाद। साथ इसके इम्यून बूस्टर, लिवर टॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन जो है ना इसका पानी हम देते रहेंगे। ये जो है ना दूसरे हफ्ते की, क्योंकि दूसरे हफ्ते में इकोलाई और जो साल्मोनेला उसका अटैक के चांसेस होते हैं। तीसरे हफ्ते में हम जो है ना टाइलोसिन डॉक्सी, ये जो है ना डॉक्सीसाइक्लिन और टाइलोसिन, इसका जो है ना हम जो है ना मिक्सचर इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेस्ट है माइकोप्लाज्मा CRD के लिए। CRD क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो तीसरे हफ्ते में जिसका चांस ज़्यादा होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का चांस ज़्यादा होता है जो कि अटैक कर सकता है और ख़तरनाक तरीन वायरस है पोल्ट्री में। इसके साथ हम जो है सपोर्टिव थेरापी, इम्यून बूस्टर, मल्टीविटामिन देते रहेंगे। ये तीसरा हफ्ता हो गया। इसके बाद आपको अगर हस्बे ज़रूरत मेडिसिन की जिस तरह पेश आए आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर एक मेडिसिन अगर आपको बिलफर्ज लगे, आपके जो है ना चूज़ों के अंदर जो ड्रॉपिंग्स बिठी हैं उनकी वो ब्लडी ड्रॉपिंग्स आ रही हैं, खूनी या खूनी पेचेस की बीमारी आ गई है, तो आप जो है ना उस सूरत में जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्रोलियम या टोल्ट्राज़ोल। ये जो है ना मैंने आपको बताया है 2 मेडिसिन उस केस में, कॉफी के केस में। इसके बाद हर्बल मेडिकेशन आप कौन सी इस्तेमाल करवा सकते हैं। टर्मरिक, हल्दी जिसको आप कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप जो है ना ये हल्दी, टर्मरिक जो है ना इस एज एन गुड एंटीबायोटिक समझी जाती है, ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। गार्लिक एज एन इम्यून बूस्टर इस्तेमाल किया जाता है। सिनेमोन जो आप दारचीनी जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर्बल मेडिसिन जो है ना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीमारियां इस पूरे 45 दिन के दौरान चांस है अटैक होने का, वो इकोलाई, इसके बाद साल्मोनेला, ये माइकोप्लाज्मा, ये 3 बैक्टीरिया है, और इसके बाद NDIB, ये 2 वायरस हैं। इसके बाद एक जो है ना मैं लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, गम्बोरो की बीमारी के आने का भी चांस है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया आपका आज की वीडियो देखने का। अगेन जो है ना मैं अपने सीनियर मेंबरान से दरख्वास्त करूँगा अगर कोई कमी कोताही होगी तो माजरत, और जो है ना आप मज़ीद इसमें कुछ पॉइंट्स जो है ना इजाफा करें ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।